नमस्कार साथियों। राजस्थान का इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान के इतिहास में हम राजस्थान की रियासतों में गठित होने वाले जो प्रजामंडल है और उन प्रजामंडलों के अधीन चलने वाले जो आंदोलन है या फिर प्रजामंडल के ही इर्द गिर्द जितने भी राजनीतिक संस्थाएं बनती है, राजनीतिक संगठन बनते हैं या हो सकते हैं कि राजनीतिक जो घटनाएं होती है, उन सभी को हम विधिवत रूप से और गहनता से पढ़ने का प्रयास कर रहे थे। हमने अब तक राजस्थान में जो 4 बड़ी रियासतें हैं जो एकीकरण के समय स्वतंत्र रहने की स्थिति में थी, चाहे फिर वो जयपुर रियासत हो, बीकानेर रियासत हो, मारवाड़ की रियासत हो या फिर आपके मेवाड़ की रियासत हो, इनसे जुड़े प्रजामंडल को पढ़ने में हमें लगभग 10 क्लासों का हमें सहारा लेना पड़ा। लेकिन व्यवस्थित रूप से हमने केवल प्रजामंडलों वाली लाइन नहीं पढ़ी है, उन प्रजामंडलों के तहत बनने वाले अन्य राजनीतिक संगठन, जितने भी प्रमुख व्यक्तित्व हैं, जितनी अन्य आपके समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, ज्ञापन है, उन सभी का हमने एक विस्तृत और एकीकृत समन्वित हमने अध्ययन करने का प्रयास किया था और कोशिश की थी कि जो आपके ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न पत्र हो सकते हैं या फिर RS मेन जैसे आप प्रश्न पत्र होते हैं, वहां जो भी सवाल आए आप उस सवाल से डील करने की स्थिति में रहें। आज जो हमें प्रजामंडल पढ़ेंगे वो प्रजामंडल मुख्य रूप से जो राजस्थान का जो मत्स्य क्षेत्र है, जिसमें हम देखते हैं सामान्यतः 4 रियासतों को लिया जाता है, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। तो उन चारों रियासतों के अंदर बनने वाले प्रजामंडलों या फिर अन्य राजनीतिक संगठनों की चर्चा करेंगे, क्योंकि धौलपुर के अंदर प्रजामंडल गठन 1936 में हो गया था और फिर अन्य 3 रियासतों में 1938 के आसपास प्रजामंडल गठन होता है। तो सबसे पहले अगर हम क्रम से लेना चाहें तो भी धौलपुर प्रजामंडल का नंबर सबसे पहले आता है। तो सबसे पहले हम धौलपुर के अंतर्गत बनने वाले प्रजामंडल या फिर धौलपुर में होने वाली जन जागृति को लेने का प्रयास करेंगे। तो जो हमारी क्लास रहेगी आज की, उस क्लास में हम धौलपुर रियासत के बारे में अध्ययन करेंगे। किस तरह से यहाँ पर आपके राजनीतिक संगठनों का निर्माण हुआ, कैसे राजनीतिक संस्थाएं बनी और किस प्रकार से राजनीतिक चेतना यहाँ पर संचारित हुई। धौलपुर की बात की जाए विद्यार्थियों, तो यहाँ पर हमें राजनीतिक चेतना जगाने का काम 2 स्तरों पर दिखाई देता है। एक तो व्यक्तिगत स्तर पर और दूसरा जो हमें कार्य नजर आता है वो है सांगठनिक स्तर पर। अब विद्यार्थियों, व्यक्तिगत स्तर का मतलब हो गया जब कोई व्यक्ति विशेष अपनी योग्यता के आधार पर केवल स्वयं किसी प्रकार की राजनीतिक घटनाओं को अंजाम देता है तो हम उसे व्यक्तिगत स्तर बोलते हैं। और जब कोई व्यक्ति अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर कोई संगठन खड़ा करके राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ावा देता है तो हम इसे सांगठनिक स्तर पर राजनीतिक चेतना का नाम देते हैं। एक विद्यार्थियों, हमने बात की थी राजपूताना मध्य भारत सभा। राजपूताना मध्य भारत सभा की बात करेंगे तो राजपूताना मध्य भारत सभा, और इस सभा का गठन विद्यार्थियों आपके 1918 दिल्ली के अंदर हुआ था। अब हमने ये बात की थी कि जब भी कोई संगठन बनता है, राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनता है, तो इस संगठन में कई बार आपके रियासतों के जो व्यक्ति होते हैं, जन नेता होते हैं, भाग लेते हैं। उसका लाभ क्या होता है कि स्थानीय स्तर के जन नेता राष्ट्रीय स्तर के जन नेताओं के संपर्क में आते हैं, स्थानीय स्तर की समस्याओं से राष्ट्रीय स्तर के जो नेता होते हैं, जो लोग होते हैं, संस्थाएं होती हैं, उनसे अवगत होते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली घटनाओं को रियासतों के अंतर्गत प्रसारित करने में आपके आसानी रहती है। जो राजपूताना मध्य भारत सभा है, जब इसका गठन 1918 दिल्ली में हुआ था, तो धौलपुर से विद्यार्थियों जो आपके जौहरीलाल इंदू है और छितर सिंह है, वे आपके भाग लेने के लिए जाते हैं। वनडे एग्जाम के तौर पर आप याद रख सकते हो कि इसमें तो जौहरीलाल जी हैं, हम आगे पढ़ेंगे जौहरीलाल इंदू के बारे में विस्तृत रूप से, और जो छितर सिंह है ये इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाते हैं। धौलपुर की समस्याओं से, उन रियासतों के अंतर्गत होने वाली जो दिक्कतें हैं उनसे यहाँ के जन नेताओं को अवगत करवाते हैं। और जो राजपूताना मध्य भारत सभा है, यहाँ जितने भी राजनीतिक विचार विमर्श होते हैं, उन राजनीतिक विचार विमर्श को धौलपुर के अंतर्गत प्रसारित करने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्थानीय स्तर के व्यक्ति तो जब राष्ट्रीय स्तर के संगठन में भाग लेते हैं तो उससे एक सकारात्मक पहल होती है, एक सकारात्मक माहौल बनने का आपके काम होता है। 1920 से विद्यार्थियों नागपुर के अंतर्गत इंडियन नेशनल कांग्रेस का बहुत बड़ा अधिवेशन होता है, भारत छोड़ो आंदोलन से पहले। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1920 का अधिवेशन जो नागपुर में हुआ था, और यहाँ पर भी हमें कहीं ना कहीं धौलपुर के रियासतों की सहभागिता नजर आती है। मंगल सिंह जी, जिन्होंने इस अधिवेशन में भाग लिया था। अब आप ये सोचेंगे सर कि एक व्यक्तित्व से भाग लेने से क्या फर्क पड़ता है, तो हम इस चीज को
उस राजनीतिक स्थिति में सोच सकते हैं कि जब मंगल सिंह जी यहाँ भाग लेकर वापस आए थे तो उनको राज्य की सेवा से बर्खास्त कर दिया था और कुछ समय के लिए धौलपुर में इनके प्रवेश को भी प्रतिबंधित कर दिया था। तो आप सोचेंगी रियासती सरकार, रियासती प्रशासन किस हद तक निरंकुश और स्वेच्छाचारी रहा होगा, जहां पर एक व्यक्ति को राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अधिवेशनों में भाग लेने के लिए सजाएं दी जा रही है। जब ऐसे माहौल वहां बनता होगा तो आप ये सोच ही नहीं सकते कि वहां कोई राजनीतिक संगठन बन पाएंगे, कोई लोकतांत्रिक संस्थाओं का निर्माण हो पाएगा। लेकिन कोई भी घटना एकाएक नहीं होती है। एक दिन में ही धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना नहीं हुई, उससे पहले ही इस प्रकार के व्यक्तिगत प्रयास करके धौलपुर में राजनीतिक चेतना को जगाने का काम किया जा रहा था। लेकिन इन सारी घटनाओं को सांगठनिक रूप से एकत्रित करने का काम यमुना प्रसाद जी ने किया था। और मुझे पूरा भरोसा है जब आप धौलपुर प्रजामंडल पढ़ते हो तो यमुना प्रसाद जी का, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु का, जवाहरीलाल इंदू जी का नाम आप बहुत रटते हो। और फिर कई बार तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कौन सा नाम अलवर का है, कौन सा नाम भरतपुर का है, वो इसलिए क्योंकि आप रट कर जाते हो। जो आपके यमुना प्रसाद जी है उन्होंने 1910 के अंतर्गत एक संगठन बनाया और उस संगठन का नाम था विद्यार्थियों आचार सुधारणी सभा। आचार सुधारणी सभा नाम से ही पता लग रहा है विद्यार्थियों, इस संगठन ने धौलपुर के अंदर सबसे पहले सामाजिक कार्यों को अंजाम दिया, सामाजिक कार्यों को बढ़ाने का काम किया, युवाओं को सामाजिक उत्थान से जोड़ा। कोई भी राजनीतिक संगठन अचानक नहीं बनता है। राजनीतिक संगठन बनने से पहले सामाजिक संगठन बनाए जाते हैं, धार्मिक संगठन बनाए जाते हैं, लोगों को लामबद्ध किया जाता है, लोगों को एकत्रित किया जाता है, फिर एक मजबूत संगठन बन जाता है। तो उस मजबूत संगठन का उद्देश्य, लक्ष्य राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति को ओर मोड़ दिया जाता है। तो राजनीतिक अधिकारों के लिए जब व्यक्ति सब एक प्रकार से तैयार होता है तो उसके पीछे सामाजिक और धार्मिक संगठनों का बहुत बड़ा योगदान नजर आता है। तो आचार सुधारणी सभा 1910 में गठित हो चुकी है। उसने समाज में युवाओं को जोड़ा है, युवाओं को एकजुट किया। 1911 के अंतर्गत यमुना प्रसाद जी ने जवाहरीलाल आपके जिज्ञासु के साथ मिलकर, माफ कीजिए, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के साथ मिलकर, इनके साथ मिलकर 1911 में धौलपुर के अंतर्गत आर्य समाज की स्थापना की। तो 1911 के अंतर्गत धौलपुर में जो आपके ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के सहयोग से ही यमुना प्रसाद जी ने आर्य समाज की स्थापना की और ये बहुत बड़ी घटना थी। आप राजस्थान के पूर्वी हिस्से में देखते हैं तो, और विशेष तौर से बीकानेर रियासत में देखते हैं तो हमें आर्य समाज का अच्छा प्रभाव नजर आता है। चाहे बीकानेर रियासत के किसान आंदोलनों की ओर चले जाएंगे, दूध व खारा किसान आंदोलन, कांगड़ क्षेत्र का किसान आंदोलन, लालन गांव किसान आंदोलन, वहां आपके आर्य समाज की भूमिका थी। हनुमान सिंह आर्य, मेघ सिंह आर्य समाज नेता थे। 1931 में जब आपके मारवाड़ राज्य देशी लोक परिषद का पहला अधिवेशन पुष्कर में होता है, जिसकी अध्यक्षता चांदकरण शारदा जी करते हैं, वो भी आपके आर्य समाजी थे। श्यामजी कृष्ण वर्मा जो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों क्रांतिकारी गतिविधियों में आपके नजर आते हैं, वो भी आर्य समाजी थे। हमारे हर क्षेत्र में लोगों को जागृत करने, लोगों के अंदर चेतना प्रसारित करने का काम आर्य समाज ने किया है। और उसी चेतना के माहौल के अंतर्गत धौलपुर को लाने के लिए धौलपुर के अंतर्गत 1911 में आर्य समाज की स्थापना कर दी गई है। और इस आर्य समाज ने धौलपुर के जो आपके आम जन है, उन आम जन के अंतर्गत जो स्व है उसकी आपके भावना पैदा की। खुद का शासन, खुद का धर्म, खुद का देश, स्वदेशी, स्वधर्म, स्वशासन जैसे मूल्यों को मन मस्तिष्क में आपके स्थापित करने का काम 1911 के आपके आर्य समाज ने किया था। लोगों को राजनीतिक रूप से जागृत करने वाला काम भी आपके आर्य समाज ने किया। अब जाहिर सी बात है कि जब इस प्रकार की राजनीतिक गतिविधि होगी, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का निर्माण होने लगेगा, तो कोई भी रियासती सरकार सहन नहीं कर पाएगी। ऐसा हमें धौलपुर में भी दिखाई देता है। धौलपुर की सरकार ने आर्य समाज के मंदिर पर ही कब्जा कर लिया। ये मंदिर पर कब्जा करना केवल सामान्य घटना नहीं थी, उस प्रतीक को नष्ट करने का प्रयास था जो धौलपुर के अंतर्गत लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कार्य कर रही है। 1918 के अंतर्गत इस प्रतिक्रिया स्वरूप धौलपुर में बहुत बड़ा आंदोलन होता है। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के साथ जवाहरीलाल इंदू जी आते हैं और इनको राष्ट्रीय स्तर के आपके आर्य समाजी नेता स्वामी सरदानंद का सहयोग मिलता है और 1918 के अंतर्गत धौलपुर में बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा होता है। इस आंदोलन का प्रभाव था कि 1918 के बाद के अंदर जो मंदिर है एक प्रकार की शक्ति का प्रतीक है, संगठन का प्रतीक है, जिस पर राज्य ने अधिकार कर लिया था,
उस मंदिर को फिर से आर्य समाज को लौटा दिया जाता है और इस प्रकार से धौलपुर के अंतर्गत आम जन का वहां के प्रशासन के ऊपर पहली विजय हमें नजर आती है, जहां पर उन्होंने आंदोलनों के माध्यम से अपनी बात मनवाने का काम किया है। ये बहुत बड़ी घटना थी उस समय की। हालांकि बाद में स्वामी श्रद्धानंद जी की मृत्यु के बाद में ये आंदोलन आपके समाप्त हो गया था। 1934 के अंतर्गत हमें एक और संगठन खड़ा होता नजर आता है जिसका नाम है नागरिक प्रचारणी सभा। आपने भी इनका नाम खूब सुना होगा। और इस संगठन को खड़ा करने में वही दो नाम वापस आएंगे, एक तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और इनके साथ रहेंगे आपके जवाहरीलाल नेहरू। इस संगठन ने विद्यार्थियों धौलपुर के अंतर्गत हरिजन उत्थान का काम किया। इस संगठन ने धौलपुर के अंतर्गत उर्दू की जगह हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए आपके मांग उठाई। आप इसको ऐसे नहीं समझे कि जब हरिजन उत्थान का काम किया जाएगा तो उसके पीछे राजनीतिक मांगों को भी उठाया जाएगा। हिंदी का सहारा लेकर लोगों को एकत्रित किया जा रहा है। जब लोग एकत्रित होते हैं तो उनके अंतर्गत राजनीतिक बातों को प्रसारित करने का काम आसान हो जाता है। कई हमारे राजनेता उस समय के आपके जो स्वतंत्रता सेनानी है या जन नेता है, वो कई बार आपके भाषा का सांस्कृतिक समारोह का प्रयोग करते थे ताकि लोगों को एकत्रित किया जाए, लोगों के अंतर्गत सूचनाओं का प्रसार किया जाए और उन्हें राजनीतिक संघर्ष के लिए तैयार किया जाए। ये उसी की परिणति हमें दिखाई दे रही है। और जब इस प्रकार के संगठन बढ़ रहे हैं, इस प्रकार के आपके आचार सुधारणी सभा, आर्य समाज की स्थापना हो चुकी है, नागरिक प्रचारणी सभा बन चुकी है, तो इन्हीं आधार पर जो आपके महल खड़ा होगा उस महल को ही हम विद्यार्थी धौलपुर प्रजामंडल के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आपके धौलपुर प्रजामंडल बना है और ये 1936 में गठित हुआ है। जो गठन करता है वो और कोई नहीं है, आपके ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जवाहरीलाल नेहरू जी है। बिल्कुल सरल सी बात है, कोई रटने की आवश्यकता इसमें नहीं। समस्या यह आ जाती है कि इस धौलपुर प्रजामंडल के जो पहले अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका नाम है विद्यार्थियों कृष्णदत्त पालीवाल, आगरा के निवासी थे। इनका थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे, अलग से नाम आया हुआ है। और यहाँ जो सचिव की भूमिका है, मंत्री पद है विद्यार्थियों जिस व्यक्ति को दिया जाता है उनका नाम है मूलचंद। तो कई बार धौलपुर प्रजामंडल के पहले अध्यक्ष के बारे में पूछ लेते हैं और वहां ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु सबसे ऊपर नाम होता है, बच्चे उसको मार करके आ जाते हैं। फिर आकर पता चलता है कि ऐसा नाम है जिसको हमने कभी सुना ही नहीं। तो धौलपुर प्रजामंडल के जो पहले अधिवेशन है उसकी अध्यक्षता विद्यार्थी कृष्णदत्त पालीवाल करते हैं और सचिव पद पर विद्यार्थी मूलचंद जी नियुक्त होते हैं। तो आप ये देखें 1936 में जब धौलपुर प्रजामंडल बना तो उसके पीछे की भूमिकाओं को देखें, किस प्रकार से व्यक्तिगत स्तर पर कार्य हुए हैं और किस प्रकार सांगठनिक स्तर पर भी आपके कार्य हुए, तब जाकर कोई आपकी राजनीतिक संस्था बनती है। अब जाहिर सी बात है कि संगठन बन गया है, प्रजामंडल बन गया, उत्तरदायी शासन की मांग करेंगे, शासन में आम जन की सहभागिता की मांग की जाएगी, तो राज्यों की पसंद नहीं आएगा। प्रतिक्रिया सरकार ने भी दी है। सरकार ने ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जवाहरीलाल नेहरू को गिरफ्तार कर लिया है, उनको राज्य से निर्वासित कर दिया है। यहाँ तक कि ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के जो पुत्र थे ओम प्रकाश, उनको भी गिरफ्तार कर लिया है। तो एक प्रकार से राजनीतिक संस्थाओं को दबाने का काम हो रहा है। 1940 के अंतर्गत विद्यार्थियों धौलपुर के अंतर्गत जगह है भदई। इस भदई नामक स्थान पर 1940 के अंतर्गत बहुत बड़ा सम्मेलन होता है राजनीतिक कार्यकर्ताओं का। पूरे राजस्थान के जितने भी राजनीतिक संगठन है, जितने भी राजनीतिक कार्यकर्ता है, उनका एक स्थान पर सम्मेलन किया जाता है ताकि सांगठनिक और सम्मिलित प्रयासों से राजनीतिक मांगों को आपके मनवाया जाए। और यहाँ पर भी उत्तरदायी शासन की मांग की थी। और इसी दौरान भारतीय राष्ट्रीय स्तर पर 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन होता है। और आप एक चीज पढ़ते हो कि राष्ट्रीय स्तर पर जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो सिर्फ आपके जो जयप्रकाश नारायण है उन्होंने भूमिगत रहकर आपके उस आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम किया था। लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं, धौलपुर के अंदर भी जो ओम प्रकाश है, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के पुत्र हैं, उन्होंने भूमिगत रहकर धौलपुर में आपके भारत छोड़ो आंदोलन को गति देने का काम किया। अगस्त क्रांति जिसको हम बोलते हैं 1942 की, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम किया। तो आप देख रहे हैं किस प्रकार पहले सामाजिक संगठन बढ़ते हैं, फिर सामाजिक संगठनों से राजनीतिक संगठन बनते हैं और फिर राजनीतिक संगठनों से व्यक्ति आपके क्रांतिकारी गतिविधियों की ओर जाते हैं और धीरे धीरे फिर वो लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो रटे नहीं, कम से पढ़ेंगे चीजें तो सरल हो जाएगी एक प्रकार से। अगला जो बच्चे जिस नाम को रटते हैं धौलपुर के संबंध में वो है तसिमो। तसिमो स्थान है धौलपुर में। नवंबर 1946 के अंतर्गत तसिमो नामक स्थान पर फिर से एक राजनीतिक सम्मेलन करने का प्रयास किया जाता है। ये घटना है नवंबर 1946 की, तारीख याद नहीं रखनी है।
तारीख मैं भी याद नहीं रखता हूँ, कई बार मुझे याद हो जाती है, लेकिन मैं उन तारीखों का समर्थन नहीं करता हूँ। नवंबर 1946 के अंतर्गत तस्सीमों के अंदर सम्मेलन होता है। यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश शासन की मांग की जाती है, यहाँ पर तिरंगा झंडा फहराया जाता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी, धौलपुर के अंदर तिरंगे झंडे को फहराना अवैध था। 11 अप्रैल 1946 को क्या हुआ कि दो प्रमुख कार्यकर्ता पंचम सिंह और छत्तर सिंह ने, जो तस्सीमो नामक स्थान है, गांव है, वहां पर आपके जगह जगह पर तिरंगे झंडे फहरा दिए। और एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था, उस नीम के पेड़ के ऊपर भी तिरंगा झंडा फहरा दिया। जब राज्य की जो सेना है वो आई और जबरन तिरंगे झंडे को उतारने का प्रयास किया, तो उस प्रयास के बाधा के रूप में जो खड़े हुए नजर आए वो पंचम सिंह और छत्तर सिंह थे। और इस संघर्ष में कहीं ना कहीं 11 अप्रैल, कुछ किताबों में 8 अप्रैल भी आता है, पर 11 अप्रैल ज्यादा इसे मान्य रहेगी। 11 अप्रैल 1947 के दिन तस्सीमो के अंतर्गत पंचम सिंह और छत्तर सिंह ने तिरंगे झंडे की आपके रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। इस घटना को इतिहास में तस्सीमो हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। बच्चे इसको भी रट लेते हैं। तो तस्सीमो हत्याकांड हुआ था, वो तस्सीमो हत्याकांड विद्यार्थियों आपके 11 अप्रैल 1947 को हुआ था, आजादी से कुछ समय पहले। और जो यहाँ शहीद हुए थे वह थे आपके पंचम सिंह, और उनके साथ दूसरे जो व्यक्तित्व नजर आ रहे हैं वह आपके छत्तर सिंह। आश्चर्य की बात यह है कि इनके शहीद होने के बाद भी वहां के आम नागरिकों ने प्रशासन को नीम के पेड़ से तिरंगा झंडा उतारने नहीं दिया। तो आप समझने का प्रयास कीजिए उस समय की क्या स्थितियां रही होगी धौलपुर में, जहां तिरंगे झंडे को फहराने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। और उस प्रतिबंध को रोकने के लिए पंचम सिंह और छत्तर सिंह जैसे हमारे जन नेता हैं, जो हमारे राष्ट्रीय व्यक्तित्व हैं, उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी। उस समय के जो अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, उसके उपाध्यक्ष थे पट्टाभी सीतारामैया। उन्होंने उस समय के धौलपुर के महाराजा उदयभानु सिंह को पत्र लिखा था और ये कहा था कि आप इससे पूरी की पूरी घटना की जांच करवाइए। और अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद ने अपनी ओर से 2 व्यक्तित्वों को यहाँ तस्सीमो भेजा था, हीरालाल शास्त्री और गोकुल भाई भट्ट को। इस बात का भी ध्यान रखेंगे। जो पहले व्यक्तित्व है वह है हीरालाल शास्त्री, और जो दूसरे व्यक्तित्व है उनका नाम है विद्यार्थियों आपके गोकुल भाई भट्ट। इन दोनों को तस्सीमो भेजा गया और पूरे मामले की जांच करने की बात की गई। उदयभानु सिंह भी यहाँ पर हमें थोड़े से झुकते हुए नजर आते हैं। उन्होंने उस समय के राष्ट्रीय स्तर के चर्चित व्यक्ति सरदार वल्लभ भाई पटेल का पत्र लिखा और तस्सीमो हत्याकांड पर माफी मांगी, क्षमा मांगी और एक जांच करवाने का आश्वासन वहां पर दिया गया था। 11 अप्रैल को आज भी तस्सीमो मेला लगता है। इसीलिए हम कहते हैं, कई बार हम इस बात को इस प्रकार से भी समझने का प्रयास करते हैं कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो जो हमारे क्रांतिकारी हैं, जो हमारे जन नेता हैं, जिन्होंने इस प्रकार से लोकतांत्रिक संस्थाओं को, लोकतांत्रिक प्रतीकों को स्थापित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी, तो इन सारी चीजों को आप, इन सारे विचारों केवल तथ्य नहीं माने, केवल घटना नहीं माने, अंगुली रटे नहीं। आचार्य प्रचारणी सभा, आचार सुधारणी सभा, नागरिक प्रचारणी सभा, आर्य समाज की स्थापना, धौलपुर प्रजामंडल, तस्सीमो हत्याकांड। बच्चों को देखता हूँ इस प्रकार से अंगुली पर रटते हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया हो। बच्चे क्या करते हैं, हमारी जो ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं उन ऐतिहासिक घटनाओं को मात्र सिलेबस का भाग मानकर पढ़ते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा कि हमारी ऐतिहासिक घटनाएं हमारे सिलेबस का भाग बनने के लिए नहीं हुई है, उनके निश्चित उद्देश्य थे। वो निश्चित उद्देश्य इतने पवित्र हैं कि हम उनको पढ़ने के लिए अपने सिलेबस का भाग बनाते हैं। घटनाओं के नजरिए से देखें, केवल सिलेबस के पार्ट के अनुसार नहीं देखें, वरना केवल और केवल आप मशीन बनकर रह जाएंगे, भावनाहीन मशीन बनकर रह जाएंगे, जिसके दिमाग में केवल तथ्य होंगे, अवधारणा के नाम पर कुछ नहीं होगा। चीजों को पढ़ना है तो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़े, अच्छी तरीके से पढ़े, चीजें वैसे भी याद हो जाएंगी। 5-7 बार पढ़ेंगे तो वैसे भी चीजें याद तो होनी है, कहीं नहीं जाएगी, पर याद होने के साथ में आपके मस्तिष्क में विचार भी बनने चाहिए, एक अवधारणा भी बननी चाहिए, एक समझ भी बननी चाहिए कि आखिर अगर जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं। केवल 1936 धौलपुर प्रजामंडल पढ़ के चले गए, ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, जोरीलाल इंदु, कृष्णदत्त पालीवाल, मूलचंद, 4 नाम याद करके चले गए और आपने अपना आप को बोल दिया कि मुझे धौलपुर प्रजामंडल पूरा याद है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बड़ी मूर्खता और कहीं नहीं होगी। इसलिए चीजों को समझे, चीजों का रट्टा नहीं मारे। तो तस्सीमो हत्याकांड बड़ा चर्चित हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आपकी आलोचना की गई, आपके जांचकर्ता, निरीक्षणकर्ता भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो ये हमें इसको ध्यान रखना है। जानकर आपको आश्चर्य होगा, जो प्रजामंडल 1936 में गठित हुआ, उस प्रजामंडल का अधिवेशन आजादी के बाद है।
नवंबर 1947 को हुआ। आप देखिए किस प्रकार की स्थिति आपके धौलपुर के अंदर रही होगी कि जो एक प्रजामंडल 1936 में आपके स्थापित हुआ है, उसको अधिवेशन करने का मौका नवंबर 1947 में जाकर मिलता है। महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए अधिवेशन? इसलिए क्योंकि इस अधिवेशन की अध्यक्षता विद्यार्थियों राम मनोहर लोहिया जी ने की, प्रसिद्ध समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया। राजस्थान का जब एकीकरण होता है तो उस राजस्थान के एकीकरण में एक संगठित, एक एकीकृत मजबूत राजस्थान की मांग जिस दल ने की थी वो समाजवादी दल था। जो नेता उस समय नायक के रूप में उभर कर आ रहे थे राजस्थान के जो बाहर के हैं, उसमें राम मनोहर लोहिया जी का प्रमुख स्थान था। हमारे लिए यहाँ पर एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो ये अधिवेशन है, इस अधिवेशन की जो आपका उद्घाटन करने वाले और कोई नहीं विद्यार्थी शंकरराव देव जी थे। आप इनका नाम पहले भी पढ़ते हो। भरतपुर और धौलपुर के अंदर लोगों की राय जानने के लिए कि वो राजस्थान में राजपूताना में सम्मिलित होना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, इस संबंध में एक समिति गठित की गई थी। इस समिति के अध्यक्ष शंकरराव देव थे। उनके साथ आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल जी दो अन्य सदस्य भी थे। ये वही शंकरराव देव है जिन्होंने इस प्रजामंडल का आपके उद्घाटन करने का काम किया। इस तरह से विद्यार्थियों आपके ये सम्मेलन होता है और चीजें फिर आपके आगे बढ़ती है। राष्ट्रीय स्तर पर चीजें तेजी से बदल रही थी। रियासत या तो पाकिस्तान में शामिल होने जा रही थी, या फिर भारतीय संघ में शामिल होना जा रही थी, या फिर स्वतंत्र रहना चाह रही थी। क्योंकि धौलपुर उस स्थिति में नहीं था जहां वो स्वतंत्र रह सके, और उसी दरमियान विद्यार्थियों 14 अगस्त 1947 के दिन धौलपुर रियासत ने भारतीय संघ में विलय पर अपनी सहमति दे दी। फिर आप बच्चों की तरह रटते हो कि राजस्थान की वो अंतिम रियासत कौन है जिसने भारत के अंतर्गत शामिल होने पर सहमति जताई है, वो और कोई नहीं विद्यार्थियों धौलपुर थी। इसके साथ हमारा वो प्रश्न भी आपके सही होना चाहिए जहां हम इस बात को याद रखते हैं कि राजस्थान में शामिल होने के लिए सबसे पहले सहमति देने वाली रियासत कौन सी थी, तो बीकानेर, और उस समय तत्कालीन शासक आपके शार्दुल सिंह थे। तारीख याद रहे तो बढ़िया है, ना याद रहे तो और भी बढ़िया है, लेकिन घटनाएं आपको थोड़ी सी क्रमबद्ध याद रहनी चाहिए। जैसे ही धौलपुर का भारतीय संघ में विलय हुआ, एकीकरण की प्रक्रिया चली, और उस एकीकरण की प्रक्रिया के सबसे पहले मार्ग जिस स्थान ने खोला वो था आपके मत्स्य संघ। समान संस्कृति वाले एक दूसरे से जुटे हुए क्षेत्र अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को शामिल करके मत्स्य संघ का निर्माण किया। तारीख थी 18 मार्च 1948, और यही मत्स्य संघ बाद में राजपूताना का अंग बना, एकीकृत राजस्थान का हिस्सा बना। इस प्रकार से धौलपुर रियासत की कहानी विद्यार्थियों में समाप्त होती हुई नजर आ रही है, और वहां पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया, लोकतांत्रिक संस्थाएं, लोकतांत्रिक मूल्य स्थापित होते हुए नजर आते हैं। तो चीजों को आप इस प्रकार से पढ़ें, क्रमबद्ध रूप से पढ़ें, विधिवत रूप से पढ़ें, तो चीजें और आपके लिए आसान होती जाएगी। और मैं फिर बार बार कहता हूं कि ऐतिहासिक घटनाओं को सिलेबस का भाग मान लेंगे तो ना समझी होगी। ऐतिहासिक घटनाएं हमारे सिलेबस का पार्ट बनने के लिए नहीं होती। मैं कई बार कह चुका हूं कि ऐतिहासिक घटनाएं महत्वपूर्ण है, इसलिए हम उनको अपने सिलेबस का भाग बढ़ाते हैं। चीजों को सिलेबस के अनुसार नहीं पढ़े, चीजों को घटनाओं के अनुसार पढ़े, घटनाओं के प्रति समझ रखें, घटनाओं के प्रति एक प्रकार का चिंतन करें, उनके प्रति एक रुचि रखें, एक लगाव रहेगा, तब वो चीज आपको अच्छे से याद रहेगी। चीजें वैसे याद नहीं की जाती है, अगर याद रखने का प्रयास करेंगे तो रात को याद रखेंगे, सुबह भूल जाएंगे। चीजों से एक लगाव होता है, चीजों को पढ़ने में रुचि होती है, तो आपका मस्तिष्क उन चीजों को स्वीकार करने की प्रक्रिया में चलता है। और जब हमारा मस्तिष्क किसी चीज, किसी वस्तु, किसी बात को स्वीकार करने की प्रक्रिया में चलता है, तो चीजें फिर हमें लंबे समय तक याद रहती है, हमारी स्मृति में वो लंबे समय तक टिकी रहती है। जबरदस्ती से अगर कोई तथ्य आप याद करने का प्रयास करोगे तो वो 2-3 दिन में विस्मृत हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो चीजों इसी प्रकार से पढ़े। हमने सारी चीजों को क्रमबद्ध रूप से देख लिया है, व्यक्तिगत प्रयासों को देख लिया है, सांगठनिक प्रयासों में यमुना प्रसाद जी के आचार सुधारण सभा, उसके बाद में आर्य समाज की स्थापना, नागरी प्रचारणी सभा, धौलपुर प्रजामंडल हमने देखा, तस्सीमो हत्याकांड, वहां से जुड़ी घटनाएं हमने देखी। उन घटनाओं के पीछे जो आपके प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं को समझने का प्रयास किया। सब चीजों को हमने ध्यान से देखा। अब आप अच्छे से इस पूरे धौलपुर प्रजामंडल को देखें, समझ में नहीं आए तो एक बार और क्लास को देखें, अपनी किताबों का प्रयोग करें, क्लासों और किताबों की चीजों को समझने का प्रयास करें, जहाँ जो चीजें बेहतर लगे उसको वहां से पढ़ने का प्रयास करें। कुछ कमी रह सकती है क्लास में तो उसको आप किताबों से पूरा करने का प्रयास करें। कोई बात छिपी हुई रह सकती है, कोई बात भूल में नहीं बताई गई होगी, तो आप उसे अपनी ओर से पूर्ण करने का प्रयास करें।
तो इस चीज़ को बच्चे से पढ़े। अगली क्लास में हम इससे मत्स्य प्रदेश जुड़ा हुआ कोई और प्रजामंडल लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।